नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह अवस्थी ऑनलाइन क्लासेस हिंडौन सिटी में एक बार पुनः आपका हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं और संधि टॉपिक के अंतर्गत बहुत सी विशेष जानकारी लेकर के फिर उपस्थित हुआ हूं केवल आपके लिए। देखिए, टॉपिक पे हम बात करें दोस्तों, तो टॉपिक पे हमारा टॉपिक चल रहा है संधि। और संधि में हमने स्टार्ट किया है स्वर संधि को। स्वर संधि में भी हम एक भेद कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, और वो भेद है हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिएगा, दीर्घ संधि के बाद में नेक्स्ट संधि आती है गुण संधि। गुण संधि से पहले दोस्तों मैं आपके लिए कुछ विशेष जानकारी यहां देना चाहूंगा। आइए बात करते हैं। टॉपिक चल रहा है अपना संधि, और संधि में स्टार्ट किया है दोस्तों हमने स्वर संधि को। और स्वर संधि में हम दूसरा भेद स्टार्ट करने जा रहे हैं गुण संधि। देखिए दोस्तों, गुण संधि को पढ़ने से पहले मैं एक जानकारी आपको देना चाह रहा हूं जो आपको दीर्घ संधि और गुण संधि का विच्छेद करने में बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। वो जानकारी क्या है? देखिए, जैसे हम मान लीजिए दीर्घ संधि का विच्छेद कर रहे हैं, और दीर्घ संधि में जैसे मैंने लिखा है प्रतीक्षा, मैंने लिखा है प्रतीक्षा। अब हमें इसका विच्छेद करना है, तो इसके विच्छेद पे बात करें तो विच्छेद में प्रति प्लस इच्छा होगा या प्रति प्लस इच्छा होगा, यानी इन दोनों में से कौन सा होगा। तो कहने का मतलब कि दूसरे पद के आरंभ में दीर्घ ई आएगी या ह्रस्व ई आएगी। इस बात पे मैं चर्चा करना चाह रहा हूं कि दूसरे पद के आरंभ में दीर्घ ई आएगी या ह्रस्व ई आएगी। दूसरे पद के आरंभ में ह्रस्व उ आएगा या दीर्घ उ आएगा। इसके लिए आप याद रखना, पहला पॉइंट आप ये याद रखना, स्वर रहित तालव्य सा, तालव्य सा, पैसा और छत्रीय वाला छ, इन वर्णों से पहले, इन वर्णों से पहले सदैव दीर्घ ई प्रयुक्त होती है। स्वर रहित तालव्य सा, तालव्य सा, पसा और छत्रीय वाला छ, इन वर्णों से पहले सदैव दीर्घ ई प्रयुक्त होती है। याद रखना इस बात को, दीर्घ ई प्रयुक्त होती है। शेष वर्णों के साथ ह्रस्व ई प्रयुक्त रहती है। अब मैंने लिखा यहां प्रतीक्षा, तो प्रति प्लस इच्छा और प्रति प्लस इच्छा दोनों में ई है, लेकिन शुद्ध कौन सा है?
सही कौन सा है? तो अब देखो यहां ये छतरी वाला छ आ रहा है, छतरी वाले छ के साथ में सदैव दीर्घ ई आएगी, बस इतना हमको ध्यान रखना है। अभी मैं कह रहा हूं कि महिष, तो मही प्लस ईस ये विच्छेद होता है बराबर महिष, दीर्घ संधि के अकॉर्डिंग। तो अब देखो यहां तालव्य सा आ रहा है और तालव्य सा से पहले जो वर्ण प्रयुक्त हुआ है वो है दीर्घ ई। तो ऐसे ही आप याद रखना दूसरा दीर्घ ऊ के लिए ऊर्जा, ऊष्मा, ऊर्मी, ऊरू, ऊधम, ऊर्ध्व, ऊसर, ये शब्द हैं ऊर्जा, ऊष्मा, ऊर्मी, ऊरू, ऊधम, ऊर्ध्व, ऊसर, ऊसर शब्दों को छोड़कर, शब्दों को छोड़कर शेष सभी शब्दों में ह्रस्व ऊ प्रयुक्त रहता है। अभी एक तो मैं उदय लिख रहा हूं और एक मैं ऊर्जा लिख रहा हूं। तो ऊर्जा लिखने में दीर्घ ऊ आया है और उदय में ह्रस्व ऊ आया है। तो ये जो शब्द है इन शब्दों का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये शब्द हैं आपके जिनमें दीर्घ ऊ प्रयुक्त होता है, शेष में ह्रस्व ऊ प्रयुक्त रहता है। ये दोनों पॉइंट आपको दीर्घ संधि और गुण संधि दोनों के विच्छेद करने में बहुत ही मददगार साबित होंगे, तो इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद में अब हमारी बात आती है, नेक्स्ट जो है चर्चा हम करते हैं गुण संधि पर। तो दीर्घ संधि के बाद में नेक्स्ट लेते हैं हम गुण संधि। गुण संधि किसे कहेंगे? दूसरा भेद है हमारा स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि। देखिए दोस्तों, गुण संधि का नियम कहता है कि यदि पहले पद के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घ आ, पहले पद के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घ आ में से कोई एक स्वर वर्ण हो और दूसरे पद के आरंभ में ई उ री, ह्रस्व या दीर्घ में से कोई एक स्वर वर्ण आए, तो मेल कराने पर दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। नियम कहता है कि पहले पद के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घ आ में से कोई एक स्वर वर्ण आए, दूसरे पद के आरंभ में ई उ री, कौन कौन से? ई उ री कैसे हो? ह्रस्व या दीर्घ, यानी ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ, ह्रस्व री या दीर्घ री में से कोई एक स्वर वर्ण दूसरे पद के आरंभ में आए, तो मेल कराने पर दोनों वर्णों के स्थान पर
पहले पद के अंत वाला और दूसरे पद के आरंभ वाला, दोनों के स्थान पर क्रमशः है। क्रम मतलब जैसे ई आ रही है पहला, तो आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस उ बराबर ओ, और आ प्लस री बराबर अर हो जाता है। अब हमें इन्हें एक एक करके टुकड़ों में बांट के देखते हैं। पहले पद के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घ आ में से कोई एक स्वर वर्ण हो, दूसरे पद के आरंभ में ह्रस्व ई या दीर्घ ई में से कोई एक स्वर वर्ण आए, तो मेल कराने पर दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। अब जैसे आपके लिए शब्द दिया जाए साहित्य धन इतर, शब्द दिया गया आपके लिए साहित्य प्लस इतर, तो साहित्य पहला पद हुआ, इतर दूसरा पद हुआ। साहित्य तो या के साथ ह्रस्व आ प्रयुक्त है और दूसरे पद के आरंभ में ह्रस्व ई प्रयुक्त है। अब इन दोनों ने मेल किया और इन दोनों के स्थान पर हो गया ए, आ प्लस ई बराबर ए, तो यहां ये दोनों खत्म हो जाते हैं और एक ही मात्रा लगती है या के साथ, शब्द बनता है साहित्यता। तो शब्द दे दिया जाए आपके लिए, जैसे मैं ये कहता हूं कि काव्य प्लस इतर, तो शब्द होता है काव्येतर। शब्द दिया जाता है जैसे आपके लिए यथा प्लस इच्छा, तो पहला पद हुआ यथा और दूसरा हुआ इच्छा। यथा था के साथ मात्रा दीर्घ आ की और उसके बाद में ह्रस्व ई, दोनों का मेल कराने पर ये होता है, दोनों यहां से खत्म हो जाते हैं और एक ही मात्रा जुड़ती है था के साथ, तो शब्द बनता है आपका यथेच्छा। शब्द हुआ आपका यथेच्छा। अच्छा, ऐसे ही आपके लिए शब्द दे दिया जाए कि नभ, नभ प्लस इंदु, नभ प्लस इंदु, तो वाक में ह्रस्व आ और ह्रस्व आ के बाद आ रही है ह्रस्व ई, मेल कराने पर दोनों का हो जाता है नभेंदु। अभी मैं ये कह देता हूं कि पूर्ण प्लस इंदु, पूर्ण प्लस इंदु पूर्णेंदु, बाल प्लस इंदु बालेंदु। ऐसी आपके लिए और उदाहरण लेते हैं हम। और अगले उदाहरणों में मैं ये कहता हूं कि ऋषिका ऋषिका प्लस ईस, ऋषिका प्लस ईस, तो अब यहां ऋषिका पहला पद है और का पर मात्रा आ रही है दीर्घ आ की, इसके बाद में दीर्घ ई, दोनों का मेल किया जाए ए, तो ये दोनों यहां से खत्म हो जाएंगे, तो शब्द बनेगा आपका एक ही मात्रा जब का के साथ आ जाएगी तो शब्द हो जाता है ऋषिकेश। ऐसे आपको शब्द दे दिया जाए ऋषिक धन ईश, ऋषिक धन ईश, तो यहां का में आ और आ के बाद ई मिलके ए,
शब्द बनता है ऋषिकेश। याद रखना ये जो शब्द है ऋषिकेश, ये विष्णु का पर्यायवाची भी होता है। अच्छा, इसके बाद में आपके लिए शब्द दे दिया जाए जैसे मत्स्य, धन इंद्र, शब्द बनता है आपके लिए मत्स्येंद्र। शब्द दे दिया जाए आपके लिए राकेश, राकेश। अब हमें इसका करना है विच्छेद। तो विच्छेद में देखो हमें ए को तोड़ना है, तो का पे मात्रा है ए की, तो राख शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, चांदनी के पर्याय रूप में आता है दीर्घ आ, तो राका। और तालव्य सा से पहले आ जाएगी दीर्घ ई, तो शब्द क्या बनेगा राका प्लस ईस, शब्द हो जाता है राकेश। ऐसे ही आपके लिए शब्द दे दिया जाए गुणा का प्लस ईस, शब्द होता है गुणाकेश। ऐसे ही आपके लिए शब्द दे दिया जाता है द्वारकेश। अब विच्छेद करना है हमें, तो विच्छेद करने में मात्रा एक ही किस पर है, का पर। मात्रा को पृथक करेंगे तो पहले पद के रूप में हमारे पास बच रहा है यहां द्वारक। अब द्वारक शब्द सार्थक नहीं है, और संधि की कसौटी ये कहती है दोनों पद सार्थक होने चाहिए, और बनने वाले शब्द में दोनों पदों का अर्थ निहित होना चाहिए। तो अभी यहां यदि हम दीर्घा की मात्रा प्रयुक्त करें तो शुद्ध होगा शब्द द्वारका, द्वारका। अब तालव्य सा से पहले आएगी दीर्घ ई, तो शब्द क्या हो जाएगा द्वारकेश। आपके लिए शब्द दे दिया जाए ऐसे यहां प्रे प्लस इत, प्रे प्लस इत, तो प्रे, प्रे में ह्रस्व आ, इसके बाद ह्रस्व ई, तो मेल करने पर शब्द बनता है प्रेत। शब्द दे दिया जाए आपके लिए प्रे प्लस इच्छा, शब्द बनता है प्रेक्षा। तो बात स्पष्ट हो जाती है, पहले पद के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घ आ में से कोई एक स्वर वर्ण हो, दूसरे पद के आरंभ में ह्रस्व ई या दीर्घ ई में से कोई एक स्वर वर्ण हो, तो मेल कराने पर दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। अब लेते हैं इसके बाद में हम गुण संधि के अंदर ही नेक्स्ट वर्ण का पॉइंट लेते हैं। भाई अभी हमने ई पर और आ पर चर्चा की है, अब हम आ और ऊ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगला नियम बनता है कि पहले पद के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घ आ, और दूसरे पद के आरंभ में आए ह्रस्व उ या दीर्घ उ, तो मेल करने पर दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। मेल करने पर दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। अभी जैसे आपके लिए शब्द दिया जाए राष्ट्र प्लस उत्थान। अब यहां पहला पद तो है आपका राष्ट्र और दूसरा है उत्थान। पहले पद के अंत में राष्ट्र, ये स्थिति है, तो पहले पद के अंत में ह्रस्व आ रहा है और दूसरे पद के आरंभ में यहां आया है ह्रस्व उ,
इन दोनों का मेल कराया जाए तो दोनों के मेल से बनता है ओ। तो ये दोनों यहां से खत्म होंगे और ओ की मात्रा लगेगी रा के साथ, और रा अपनी मात्रा सहित आ जाएगा टा के पैर के नीचे। तो शब्द बनता है राष्ट्रोत्थान। शब्द होता है राष्ट्रोत्थान। ऐसी आपको शब्द दिया जाता है कि नव प्लस ऊढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, शब्द बनता है नवोढ़ा, क्योंकि यहां वा में हिरस्व आ और हिरस्व आ के बाद दीर्घ ऊ। आपके लिए शब्द दे दिया जाए महा प्लस ऊरू, तो यहां देखो दीर्घ आ और दीर्घ आ के बाद क्या आ रहा है दीर्घ ऊ, मेल कराने पर दोनों के स्थान पर ऊ, तो शब्द बनता है महोरू। शब्द दे दिया जाए आपके लिए शीत प्लस उष्ण, तो यहां ता में हिरस्व आ और उसके बाद हिरस्व उ, शब्द हो जाएगा शीतोष्ण। शब्द होता है आपके लिए ग्राम प्लस उदय, ग्राम प्लस उदय, तो शब्द बनता है ग्रामोदय। ऐसे ही आपके लिए शब्द दे दिया जाए कि व्रक, व्रक प्लस उदर, शब्द होगा व्रकोदर। शब्द दिया जाता है आपके लिए गंगा प्लस ऊर्मी, शब्द होगा गंगोर्मी। शब्द दे दिया जाता है नेक्स्ट गंगा प्लस उत्तरी, तो शब्द बनता है गंगोत्री। ऐसे आपके लिए शब्द दे दिया जाए गंगा प्लस उदक, गंगा प्लस उदक, शब्द बनेगा गंगोदक। शब्द दे दिया जाए आपके लिए नयन प्लस उदक, नयनोदक। प्राप्त प्लस उदक, प्राप्तोदक, तो पाद प्लस उदक, पादोदक। महा प्लस उष्ण, महोष्ण, महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा। तो ऐसे ही आपके लिए नेक्स्ट हम पॉइंट लेंगे इसी संधि के अंतर्गत री का। तो बात चल रही है अपनी आ के बाद ऊ पे आई, पहले पद के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घा में से कोई एक स्वर हो और बाद में आ जाए ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ, तो दोनों का मेल कराने पर हो जाता है ओ। उदाहरण आपने देखे। इसके बाद में अगला लेते हैं हम री के लिए। देखिए री के लिए नियम कहता है कि यदि पहले पद के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घ आ में से कोई एक स्वर वर्ण हो, पहले पद के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घ आ में से कोई एक स्वर वर्ण आए और दूसरे पद के आरंभ में री हो, तो मेल कराने पर दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। और याद रहे कि अर में जो रा है, रा रेफ वर्ण होता है और यहां स्वर रहित है ही, तो ये अगले व्यंजन के ऊपर रेफ बनेगा। अब रेफ कैसे बनेगा? अभी जैसे आपके लिए मैं शब्द लिख रहा हूं कि वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु, तो यहां पर ये दीर्घ आ,
इसका पूरा वियोजन करते हैं हम। स्वर रहित व धन हीरस्व आ, धन स्वर रहित रा, धन स्वर रहित मूर्धन्य सा, धन दीर्घ आ। तो ये इसके साथ जुड़ेगा और ये वर्ण इसके ऊपर रेफ बन जाता है और ये मात्रा हमने पृथक कर ली इससे और बाद में आ रहा है री। इन दोनों का कराया मेल। अब इनका मेल कराया तो दीर्घ आ प्लस री बराबर हो गया अर। तो यहां से ये दोनों तो खत्म हो गए। अब देखिए ये रस्वा वापस इसके साथ जुड़ जाएगा, ये रस्वा इसके साथ जुड़ गया। तो इधर जो शब्द बना वो था वर्ष, वर्षा प्लस ऋतु। मैंने इसका वियोजन किया, स्वर रहित वाधन ह्रस्व आधन, स्वर रहित राधन मूर्धन्य साधन दीर्घ आधन ऋतु। तो अपनी जो संधि हुई है, संधि की है हमने कहा, संधि इस जगह पर है दीर्घ आ और री के मध्य में। यहां ये आ वा के साथ जुड़ेगा, रा मूर्धन्य सा के ऊपर रेफ बनेगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो मिलके बनाएंगे ये अर। तो जैसे ही ये अर में बदलेंगे तो इनका स्वयं का अस्तित्व तो यहां से खत्म हो जाएगा, ये दोनों यहां से विलीन हो जाएंगे और इनकी जगह आ गया अर। तो अर में से ह्रस्व आ गया मूर्धन्य सा के पास और अब बचा रा। तो रा ता के ऊपर रेफ बन जाता है और शब्द बनता है वर्ष ऋतु। ऐसे ही आपके लिए शब्द दे दिया जाए, मैं ये कहता हूं कि ग्रीष्म, ग्रीष्म धन ऋतु, तो शब्द बनता है ग्रीष्म ऋतु। शब्द दे दिया जाए आपके लिए कि वसंत धन ऋतु, वसंत धन ऋतु, शब्द होगा वसंत ऋतु। शब्द दे दिया जाए आपके लिए राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि। शब्द दे दिया जाता है उत्तम धन ऋतु, उत्तम धन ऋतु, उत्तम ऋतु। शब्द दे दिया जाए आपके लिए देव प्लस ऋषि देवर्षि, सप्तधन ऋषि सप्तर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। यहां आपके गुण संधि के तीनों पॉइंट क्लियर होते हैं। ये 3 पॉइंट हमने यहां लिए हैं। परिभाषा या सूत्र जो है, मैंने ऊपर आपको सांकेतिक रूप में परिभाषा लिखी है सूत्र के रूप में कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ, ह्रस्व आ या दीर्घ आ में से कोई एक स्वर वर्ण हो और दूसरे पद के आरंभ में ए ओ रे, ह्रस्व या दीर्घ में से कोई एक स्वर वर्ण आए तो मेल कराने पर दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। फिर हमने 3 स्टेप किए इसके छोटे छोटे से कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आती है तो दोनों के स्थान पे ए हो जाता है, और ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पे ओ हो जाता है, और ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद री आती है तो दोनों के स्थान पे अर हो जाता है। यह आपकी गुण संधि का सूत्र था और ये सूत्र की व्याख्या और उदाहरण मैं बोर्ड पे साथ के साथ लिखता गया हूं। अच्छा, अब बात आती है कि इस संधि में कुछ अपवाद होते हैं, उन अपवादों पर हम चर्चा करते हैं और अपवादों का पूरा ध्यान रखना होगा आपको। अपवाद कौन कौन सी है? देखिए, अपवादों पे हम बात करें और उनको अपवाद क्यों कहा है ये भी मैं आपको बतलाऊंगा। स्वय प्लस ईरणी। अब देखो यहां अपवाद की बात कर रहा हूं मैं, स्वय प्लस ईरणी लिखा है मैंने। स्वय में ह्रस्व आ है, बाद में दीर्घ ई है, गुण संधि का नियम लागू हो रहा है, लेकिन दोस्तों जो शब्द बना है वो शब्द
अयनीय है, जबकि गुण संधि के अंतर्गत ए है यानी एक मात्रा और इस शब्द में दो मात्रा यानी अई आ रही है, इसलिए यह अपवाद में चला गया। अच्छा, ऐसे ही प्रे प्लस ऊड शब्द बनता है प्रौढ़। यहां देखो हिरस्व आ है प्रे में, बाद में आ रहा है दीर्घ ऊ। गुण संधि का नियम पूरी तरह लग रहा है, लेकिन बनने वाला शब्द गुण संधि के अकॉर्डिंग नहीं दोस्तों, वृद्धि संधि के अकॉर्डिंग बन रहा है। ऐसी में ये कहता हूं अक्ष प्लस ऊहेणी शब्द बनता है अक्षोहिणी। यहां भी अपवाद है। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि वृद्धि के अकॉर्डिंग बन रहा है तो वृद्धि संधि में रख लो। नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि इनमें जो नियम लगा है, यहां जो नियम लग रहा है वो गुण का है, शब्द वृद्धि के अकॉर्डिंग मान्य किया है। तो जिस संधि के नियम से बन रहा हो उसी का अपवाद मान्य किया जाता है। तो ये तीनों उदाहरण यहां, ये तीनों उदाहरण आपके गुण संधि के अपवाद होते हैं। याद रखना, ये तीनों उदाहरण हुए आपके गुण संधि के अपवाद। और अब मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए मैं गुण संधि को विराम देता हूं दोस्तों, और फिर हाजिर होऊंगा एक नई संधि को लेकर के आप लोगों के लिए अवस्थी ऑनलाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।